नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बाराबंकी नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी से। आज हम उनसे जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर विशेष बातचीत करेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, हमारा पहला प्रश्न ये था कि अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने ये कहा है कि जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है उसके कई रूप हमें विश्व के दूसरे देशों में भी देखने मिले, जिनकी संख्या कम से कम कुछ 95 है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी ये कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। तो ऐसे संक्रमण काल में जनसंख्या नियंत्रण पे बात करना कितना प्रासंगिक है? जनसंख्या कोरोना से कम खतरनाक तो नहीं है। ये बात हमें बहुत पहले से सोचनी चाहिए थी। जी। इस हिंदुस्तान के अंदर जिस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है, उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। 32-33 करोड़ आज़ादी के समय की जनसंख्या आज 125, 30, 35 करोड़ पे पहुंच रही है। धरती उतनी ही है, जमीन हमारी उतनी ही है, जनसंख्या हमारी 4 से 5 गुना ज़्यादा हो गई है। हम प्रकृति पर ही तो डिपेंड करते हैं। आज हमें अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, तमाम और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज हमें तमाम अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये क्यों? ये जनसंख्या का ही तो विस्फोट है। आवश्यकता अनुसार जनसंख्या अगर किसी देश की होती है तो बुराई की बात नहीं है। मैं किसी धर्म संप्रदाय से न जोड़ करके सीधे तौर पर आना चाहता हूँ कि जब जरूरत रही होगी तो राजा सगर के 1000 पुत्र हुए थे, लेकिन इससे पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो ब्रह्मा जी ने मन और शत्रुपा 2 ही को भेजा था। अल्लाह मियां ने भी आदम और हवा 2 को भेजा था। चाहते तो लाखों की संख्या में भेज देते, ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया होगा कि हमारी धरती माता ये कितनों का भार सह लेगी, इसके हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि होनी चाहिए। क्या आज आप मान रहे हैं कि हमारी ये भारत माता ये इतने लोगों का बोझ सहने के लिए तैयार है? और कितने परिणाम भयानक इसके निकल रहे हैं। जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी, जनसंख्या की वजह से महंगाई, जनसंख्या की वजह से भ्रष्टाचार, जनसंख्या की वजह से पोषकता की कमी, दुर्बलता, बीमारियां, ये सब जनसंख्या के ही कारण हैं। मुझे चाणक्य का एक वाक्य याद आ रहा है कि राजनीतिज्ञ को वही करना चाहिए तो उसकी राजनीति कहती है। इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी चाणक्य को फॉलो कर रही है और उसकी राजनीति को जो सूट कर रहा है वही कर रही है। तो इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना मेरे ख्याल से सबसे अप्रासंगिक है, लेकिन उसको प्रासंगिक बनाकर पेश किया जा रहा है। जहाँ तक जनसंख्या वृद्धि का मामला है तो 1951 की जनगणना में भारत में जन्म दर 5% से ज़्यादा बल्कि 5.9% थी, यानी 6% जो है की रफ्तार से बढ़ रही थी। और उसी में 53-54 में सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत ही में पॉलिसी जो है वो भारत ही में लागू किया गया। और आज की जो डेट है
मतलब समकालीन 2021 हम देखते हैं तो विश्व की और भारत सरकार की भी तमाम रिपोर्ट ये बता रही है कि हम जनसंख्या स्थितीकरण की तरफ जा रहे हैं। तो मौजूदा दौर में और भारत में लगातार जनसंख्या जो है वो वृद्धि दर गिर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि 51 की जनगणना में के हिसाब से 6% लगभग थी और आज 2% से भी नीचे चली गई है। चलिए 51 और आदर्श जनसंख्या जो है होनी चाहिए वो 2.1% जो है प्रजनन दर पर महिला। तो हम वहाँ पहुँच गए हैं और भारत सरकार की पॉलिसी है कि हम 45 तक 2045 तक जनसंख्या का स्थिरीकरण कर देंगे, यानी कि रुक जाएगी जनसंख्या बढ़ना। और तमाम इंटरनेशनल जो है संस्थाओं का की ये भी रिपोर्ट आ रही है कि सन 2050 से भारत में जनसंख्या का डाउनफॉल होगा, जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। क्या हम ये माने कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख एजेंडों में से एक है? एजेंडों में एक थी नहीं, लेकिन अब जरूरी है, इसलिए कि अब जनसंख्या का उद्देश्य ही बदल रहा है। हम मान लें कि ये ईश्वर की देन है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अगर इसका उद्देश्य दूषित हो जाए तब क्या कहा जाएगा? आज हम अगर वर्गीकृत करें, इसको विभाजन करें 2 भागों में, क्योंकि हमारे यहाँ देश में प्रमुख रूप से 2 वर्ग हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। ईसाई या अन्य धर्मों की ज़्यादा कोई गिनती नहीं है। हम अगर हिंदुओं की जनसंख्या देखें तो हम 28 करोड़ से आज़ादी के समय हम 90 करोड़ के आसपास में आते हैं, यानी हम बढ़े 3 गुना। दूसरी तरफ जो मुस्लिम आबादी थी वो 4 या 5 करोड़ थी यहाँ पर विभाजन के बाद। आज इनकी संख्या बढ़ करके 40 करोड़ के आसपास भी जा रही है। कितने गुना बढ़े? 10 गुना ज़्यादा। ये एक उद्देश्य है। हम मुगल शासन से न जाने कितने संघर्षों के बाद मुक्ति पाए थे। आज ये इस देश को लोकतांत्रिक पद्धति से जनसंख्या बढ़ा करके हड़पने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि हमारी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही चाहिए, और लाना इसलिए नहीं चाहिए कि केवल बड़ी कठोर पाबंदियों के साथ लाना चाहिए। चाइना में अभी एक आदेश आया है, वहाँ का जो चाइनीज है वो 2 से 3 बच्चे पैदा करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमानों को 1 बच्चे पर रोका गया है और ज़्यादा होने पर जेल। हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर भी वही फार्मूला अख्तियार होना चाहिए। हिंदू समझदार है, वो परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल लेता है। ये कट्टर हैं। 51 की जनगणना की बात आई तो 51 की जनगणना में भारत में हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो लगभग 82% थी और मुस्लिम्स की जनसंख्या लगभग 11% थी। आज जो पिछली जनगणना के मुताबिक मुस्लिम की जनसंख्या लगभग 14% है, उससे ज़्यादा ही है, और हिंदुओं की आबादी घटकर 79% हो गई है। तो हिंदुओं की आबादी घटने का और मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का कोई क्या, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? भाई आपने नज़र की बात की, मैं नज़रिए की बात कर रहा हूँ कि मैं दूसरा नज़रिए से अगर आप देखा जाए, आपने कहा कि मुसलमानों की 11% थी, हिंदुओं की इससे ज़्यादा थी, 82 या 84% थी। तो आपने परसेंटेज में बता दिया, मैं इसको संख्या में बता दे रहा हूँ कि 51 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिसमें 3 करोड़ मुस्लिम थे, 33 करोड़ जो है हिंदू थे। तो आप जो है यानी कि मुसलमानों से 30 करोड़ जो है ज्यादा हिंदू थे। और सन 2011 की जनगणना में मुसलमानों से 80 करोड़ ज्यादा जो हिंदू हैं।
सन 51 में 30 करोड़ हिंदू ज्यादा थे और सन 11 में 80 करोड़ हिंदू ज्यादा है मुसलमानों की जनसंख्या में। तो मेरी ये समझ में नहीं आई थी कि इसको, इस मुद्दे को, ये टोटल राजनीतिक मुद्दा है, इसको है जहाँ 30 करोड़ का बढ़ के 80 करोड़ हो गया जो है, यानी कि तो हिंदू समाज को कोई खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। और ये अपने आप में एक अजीब बात है कि बड़ा समाज छोटे समाज से जो है खतरा महसूस कर रहा है। नहीं, बात है खतरा महसूस की नहीं, मैं चूंकि टीवी डिबेट सब देखता रहता हूँ, वो यही पेश करते हैं। नहीं, मैं हमारा इस मंच पे हमारा चलिए आप अपना हमारे मंच से प्रश्न ये है कि जो परसेंटेज बढ़ा है कि जो 11% से वो जो 14% हुआ है, जी वो क्यों बढ़ा है? इसलिए मुसलमानों की शिक्षा पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर, उनके सामाजिक विकास पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। किस सरकार ने? भारत सरकार ने, हर सरकार जो भी आज से सन आज़ादी के बाद से जो भी सरकार आई है, अगर उसने मुसलमानों के शैक्षिक, सामाजिक जो है उस पर दिया, क्योंकि मुसलमानों में सबसे ज़्यादा शिक्षा, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा, उसकी एक कारण भी है कि पार्टीशन के वक्त मुसलमानों का अपर क्लास और मिडिल क्लास चला गया पाकिस्तान। यहाँ पर लोअर और मतलब लोअर चौथे 4th ग्रेड के लोग बचे थे। तो ये जो मतलब आपके कहने मतलब कि जो मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही भारत देश में, वो शिक्षा और गरीबी की वजह से? शिक्षा और गरीबी एकमात्र कारण है, उसके पीछे कोई उनका निहित उद्देश्य नहीं। ना आज तक किसी ने ये दावा किया कि हम यहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ाकर कुछ ऐसा जो है कर लेंगे कि किसी को डिफीट कर देंगे। जिस धार्मिक ग्रंथ में कुरान को ये लोग पढ़ते और मानते हैं, उसके सूरा बकरा की 223वीं आयत में लिखा हुआ है, मुसलमानों को पढ़ना चाहिए और बाकी लोगों को जानना चाहिए कि औरतें तुम्हारी खेती बाड़ी हैं। बताइए, जो औरत हमारे धर्म में पूज्य है, अर्धांगिनी है, वो इनके यहाँ खेती बाड़ी है। तो इस खेती बाड़ी में कितना पैदा करोगे? एक औरत 10 सौहर कर सकती है। करार होता है, निकाह तो एक करार है, एग्रीमेंट है। जनसंख्या बढ़ाने का ये जो उद्देश्य है सत्ता पर काबिज होने का, ये गलत है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तमाम पाबंदियों के साथ इसको लागू करना चाहिए और केवल मुसलमानों पर होनी चाहिए। अच्छा, कहीं ये अशिक्षा में, जैसे कि धार्मिक आपकी किताब कुरान में किस इस चीज का जिक्र है कि औरत को आपका समाज एक खेत के रूप में देखता है? नहीं, देखिए, वो जो खेत के रूप में है, वो इसका मतलब खेत का मतलब कि जो है, जो किसान है, आदमी को किसान, तो किसान अपने खेत की देखभाल कैसे करता है? हर चीज से, बाहरी खतरों से बचाता है, उस सेंस में है। तो अदरवाइज हम जहाँ तक देखते हैं, हमको बताया जाता है कि कोई द्रौपदी थी और वो उसके मतलब कौरवों के 100 बच्चे थे, तो तमाम रावण के लाखों ब्राह्मण थे, उनके भी लाखों नाती पोते थे। बात हम कुरान की आयत नहीं, हम भी तो मिसाल दे रहे हैं कि कुरान ही में नहीं गया। हमको तो यहाँ पर बताया जाता है कि रावण के लाख नाती और 1.25 लाख पोते थे, और एक महिला ऐसी थी जो खुद 100 बच्चे जिसके थे। तो हमको तो ये भी मालूम है। नहीं, तो हमारे कहने मतलब मैंने बता दिया आपको कि कुरान में जो है उसका ये मतलब है, उसका अर्थ को, उस मतलब को कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए कितने लोग, उनको शिक्षा देने की जरूरत है कि नहीं? या मैंने कहा ना, कोई निहित स्वार्थ नहीं है। अभी जो आपने बताया, ये बात भी जो है 90% जो पढ़े लिखे नहीं मुस्लिम है, उनको नहीं मालूम है कुरान में ऐसा कहा भी गया। क्या इसीलिए 2016 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो भागवत जी ने ये कहा था कि हिंदुओं को भी अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए? फिर 2020 में उन्होंने बयान दिया कि नहीं, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। फिर उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि नहीं, अगर आबादी बढ़ना देश के लिए ज़रूरी है तो ये होना चाहिए। तो क्या ये बयानों की अनिश्चितता की वजह से ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की ज़रूरत है क्या है? हमारे यहाँ तो वीरों की धरा रही है, वीरों का इतिहास रहा है। एक एक सिख को 1-1 लाख से लड़ाने की बात आ जाती है। हमारे यहाँ एक एक सैनिक हजारों को मारने की क्षमता रखता है। लेकिन ये युद्ध क्षेत्र नहीं है, ये लोकतांत्रिक पद्धति से प्रजातांत्रिक लड़ाई है।
तो इसके लिए हिंदुओं पर पाबंदी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग अपने आप में खुद पाबंदी लगाए हुए हैं। लेकिन आप दूसरे समाज को देख लीजिए, बच्चे पैदा करने के बाद कई परिवारों को मैं जानता हूं, उनको अपने सारे बच्चों के नाम ही नहीं मालूम है। 35-35 बच्चे, 40-40 बच्चे। तो ये जो धनिया मिर्चा बेचने का काम, मोटरसाइकिल स्कूटर पंचर बनाने का काम, ये जो सब कुछ करके ये बच्चे जो पल रहे हैं, इन्हीं में चोर निकलते हैं, इन्हीं में बदमाश निकलते हैं, इन्हीं में आतंकवादी निकलते हैं, इन्हीं में देशद्रोही निकलते हैं। ये सारी जो जमात एक निकल करके सामने आ रही है, ये हमारे इस देश के लिए बड़ी घातक है। और मैं सरकार से एक मांग करूंगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लागू करना ही चाहिए एक बच्चे का, दूसरे पर जेल। दूसरे, बाल श्रम कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। ये पैदा होने के 6-7 साल के बाद जरदोजी का काम, पंचर का काम, दर्जी के काम, काज बटन का काम, धनिया मिर्चा बेचने का काम, सब्जी बेचने का काम, साइकिल चोरी का काम, मोटरसाइकिल चोरी का काम, तो ये जो सारे काम करने के लिए अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो 18 साल पर मतदान, ये मतदान के लायक बन जाते हैं। अच्छा, ये हाँ। आपको क्या लगता है कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, ये क्या क्योंकि आज ही मोहन भागवत जी ने भी स्टेटमेंट दिया है जी कि देश में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, इस पर सोचना चाहिए। तो क्या लगता है, ये एजेंडा संघ का है कि भारतीय जनता पार्टी का? भाई संघ का और भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि वो संघ की राजनीतिक विंग है भारतीय जनता पार्टी। उसके माध्यम ही से संघ तो अपने को सांस्कृतिक विंग बताता है, तो वो राजनीतिक बात करेगा नहीं, सरकार ही के तौर पर जो है लाया है। इसलिए संघ का एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून को अपने एजेंडे में शामिल की हुई है, तभी दिसंबर 2020 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ये क्यों कह रही हैं कि क्षत्रियों को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय योद्धा रहा है, रक्षक की भूमिका में रहा है। और ये हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि आज वह कार्य विभिन्न लोगों ने ग्रहण कर लिया है, धारण कर लिया है। हमें बड़ा कष्ट होता है जब सेना और पुलिस के हथियार आतंकवादी और नक्सलियों के हाथ से पाए जाते हैं। क्षत्रिय अपना हथियार नहीं बेचता है। अगर क्षत्रिय अपने हथियारों से सौदा कर रहा होता, या उसके नज़दीक कुछ ऐसे लोग रहे होते जैसे आज कल शामिल हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अर्जुन का गांडीव दुर्योधन के हाथ में हो सकता था और महाराणा प्रताप की तलवार अकबर के घर में मिल सकती थी। ये विडंबना है। ये हमारे धर्म कर्म को नष्ट जो किया गया है, किसी भी तरीके से किया गया। हमारे यहाँ हिंदुओं को भी इसीलिए इसी तरह से विभाजित किया जा रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि इस समय इस कानून को लाने की अभी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, इस वक्त जरूरत ही नहीं है, लेकिन राजनीति की आवश्यकता, मैंने पहले कह दिया था ना कि राजनीति को वही काम करना चाहिए जो उसकी राजनीति करता। वही मोदी जी कर रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनको जो सूट कर रहा है वो जो है वो कर रहे हैं। तो जिस देश, हमारे भारत देश की आबादी का मतलब जो साक्षरता प्रतिशत है वो 50% से भी कम है हकीकत ज़मीनी स्तर पर, ऐसे तो आंकड़ों में बहुत है। जिस देश में जागरूकता की इतनी कमी है, शिक्षा की इतनी कमी है, हम इतने कठोर नियम को कैसे लागू कर सकते हैं? क्या कोई ब्लूप्रिंट है सरकार के पास, इस रोड मैप है इस नियम को लागू करने के लिए? देखिए, शिक्षण कार्य हमारे यहाँ सर्वोपरि हमेशा रहा है। कालांतर में अशिक्षितों की संख्या बढ़ी। 1947 आज़ादी के समय पर हमारे यहाँ 85% और 90% अशिक्षित लोगों का आंकड़ा था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ।
विज्ञान के क्षेत्र में सुधार हुआ, हमारी तरक्की हुई, विकास हुआ है। लेकिन शिक्षा दो तरह की है। एक शिक्षा वो जो हम अपने देश के विकास की तरक्की के लिए प्राप्त कर रहे हैं, कंप्यूटर से लेकर विज्ञान तक। एक शिक्षा वो जो मदरसों में दी जा रही है, कुरान पढ़ा करके जिहाद के रास्ते पर प्रेरित करना, बच्चे ज़्यादा पैदा करना, लब जिहाद, भूमि जिहाद, कब्जा जिहाद, ये जो सब हो रहा है, क्या इसको भी शिक्षा मान लिया जाए? ये स्तर कहाँ से गिर रहा है? ये जो प्रतिशत आपने निकाला है, ये पूरे हिंदुओं का प्रतिशत नहीं, इसमें मुसलमानों का भी प्रतिशत आपने जोड़ लिया है। अगर हिंदुओं का अलग से प्रतिशत निकाल लिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1-2% छोड़ दीजिए, आज 98% हिंदू अशिक्षित नहीं है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर समाज में शैक्षिक जागृति होती है, आर्थिक तरक्की होती है समाज की, तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि कम होगी। बिल्कुल, माल्थस से लेकर कार्ल मार्क्स तक आप पढ़ लीजिए, हमारी समस्या का समाधान जो है वो विज्ञान के पास है, राजनीति के पास नहीं है। अच्छा, मतलब पूरी बात का निचोड़ ये निकलता है कि हमारी समस्या का समाधान विज्ञान के पास है, राजनीति के पास नहीं है। राजनीति अपनी कुर्सी के लिए जी, राजनीति तो शक्ति के। क्या लगता है कि इस कानून को लागू करने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप है या कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया अभी तक सरकार ने? मोदी जी हैं जी, सब कुछ संभव है। अच्छा, अमित शाह जी हैं जी, योगी जी हैं, जी, लागू कर दें, जी, लागू कर दें, जी। दिक्कत क्या है? नहीं, मेरा मतलब है क्या इनके पास कोई योजना है अपनी पार्टी के पास? कश्मीर में 370 हट गई, जी, 35 से हट गया, जी, राम मंदिर बन रहा है, जी। ये कोई हमारी योजना से बन रहा है? बहुमत है, आज लागू कर दे, और ना बहुमत हो तो देश का बहुमत है। तो हम ये मान करके चले कि बहुत जल्दी ही भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो सकता है? हाँ, लागू हो, लेकिन एक जैसा नहीं। अच्छा, कैसे? हिंदुओं के लिए अलग, जी, मुसलमानों के लिए अलग। इनको 1 से 2 बच्चा पैदा करने की इजाज़त न दी जाए, और वो भी गारंटी के साथ कि उस बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाओगे। और हमारे मन से आप अपने मुस्लिम समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पे इस सब्जेक्ट पर बेस्ड? मुस्लिम समाज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सबसे तेज़ी से कम हो रही है वो मुस्लिम समाज है। हम सन 11 ही में देख लें, जहाँ हिंदू समाज में मतलब करीब 2% के हिसाब से जो है जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है, वहाँ मुसलमानों में 3.5% गिर रही है। तो सबसे तेज़ी से सन 91 से सन 2018 तक 21 की जनगणना हुई नहीं, आप देख लीजिए पिछले 25 साल का सर्वे, सबसे तेजी से भारत में जिनकी जनसंख्या गिर रही है जन्म दर, वो मुस्लिम समाज। उसकी वजह है कि मुसलमानों में कुछ जो है शैक्षिक और सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप जनता को कोई संदेश देना चाहें हमारे मंच के माध्यम से तो आप दे सकते हैं। जनता को अब जागरूक होने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा बहुत पुराना हो चुका है। अब चाहिए ये अपने भाई को पहचाने, अगर वो भाई कहने लायक हो तो भाई कहें, और ना कहने लायक हो, अगर उसके दिल में हमारे प्रति जहर अगर भरा हुआ हो तो उसे फिर भाई कहने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी।